नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, देश दुनिया में तो कई खबरें हैं, लेकिन फिलहाल जो भारतवर्ष में चल रहा है उसमें से कुछ अहम खबरें हैं जिसके एक के विषय में आज मैं डिस्कशन करने आई हूं आपके साथ में। बात करूंगी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो मुद्दा है उस पर। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग सोच है, अलग अलग बात कही जा रही है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है सबसे बड़ा, और यहाँ पर विविधता में भी एकता देखी जाती है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर छोटी मोटी नोक झोंक के साथ भी एक साथ चलते हैं, और यही खूबसूरती भारत की है जो विदेशियों को भी अपने देश में खींच कर लाती है, यहाँ की संस्कृति से जोड़ती है, सभ्यता से जोड़ती है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारत की सभ्यता हमारी अपनी सबसे पुरानी है। बात करें अगर हम अच्छी अच्छी बातें, तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज कड़वे सच से रूबरू होंगे। देखिए, विविधता में एकता है, इन सब की बातें हम करते हैं, लेकिन महिलाओं को आज सदियों से बहुत कॉर्नर करके रखा गया है। आज की 21वीं सदी में कुछ चुनिंदा महिलाएं पायलट बन रही हैं, स्पेस में जा रही हैं, तो लोग कह रहे हैं महिलाएं आगे बढ़ रही है। वो चुनिंदा महिलाएं हैं। देखिए, कड़वा सच है कि आज भारत की जनसंख्या के आधे के बराबर वाला जो हिस्सा है वो महिलाओं का है। इसके बावजूद भी अगर राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो महिलाएं काफी पीछे हैं, हाशिए पर है। और इसी असंतुलन को संतुलित करने के लिए इस बार केंद्र ने सोचा कि क्यों नहीं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण राजनीति में लाया जाए, और इसी को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर आज सदन में चर्चा, लोकसभा में चर्चा भी हो रही है। कौन कौन सी पार्टियां समर्थन देती है, कौन सशर्त बात रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2/3 जब तक समर्थन नहीं मिलेगा कोई विधेयक पारित नहीं होता है। देखिए, शुरुआत अभी बात उठी है, राह बड़ा कठिन है। कई पार्टियां अभी से इस पर खड़ी होने लगी हैं, कई सवाल खड़े करने लगे। बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो वो भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में है, लेकिन उनका कहना है कि भाई लोकसभा की सीटों का जो बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है उसको अलग रखिए, और महिलाओं को आरक्षण देने का जो मुद्दा है उसे अलग रखिए। इन दोनों विधेयक को अलग अलग रखिए, एक साथ में जॉइंट में मत डालिए, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होंगी, राज्य पर वित्तीय भार बढ़ेगा। और कुछ मिलती जुलती प्रतिक्रिया यही तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उनकी भी है। स्टालिन ने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि चुनावी माहौल पूरे भारतवर्ष में है, खास तौर पर अगर हम बात करें बंगाल और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे समय में मोदी सरकार की ओर से महिलाओं को रिझाने के लिए कह सकते हैं कि ये मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कई संदेह पैदा हो रहे हैं। स्टालिन ने साफ तौर पर कहा है कि हम महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में है, पूर्ण समर्थन में है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिए। तो मैंने जैसा कहा आपको कि एमके स्टालिन भी हेमंत सोरेन की तरह ही कह रहे हैं कि हमें महिलाओं के आरक्षण पर कोई उंगली नहीं उठाना है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना राजनीति में बेहद जरूरी है, और जिस राज्य में नारी सशक्तिकरण की बात होती है वहां पर रोक टोक क्यों होगी, लेकिन पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर चुनावी माहौल में ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया, जबकि हमने देखा बिहार में भी महिलाओं ने ज्यादातर वोटिंग दी थी, असम में भी वही खेल देखने को मिल रहा है, यूपी में भी वही खेल देखने को मिला है। तो महिलाएं जब जनसंख्या के, पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का आधा हिस्सा है, तो सबको पता है कि महिला वोटर्स ऐसी हैं जिन्हें कहीं पर लक्ष्मी भंडार के नाम पर, तो कहीं पर मैया योजना के नाम पर, तो कहीं पर 10,000 देकर वोट आसानी से लिया जा सकता है। तो महिलाओं को रिझाने के लिए पद देना काफी आसान है, और महिलाएं चूंकि एक मजबूत स्तंभ के रूप में राजनीति में आएंगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जरूरी ये है कि कहीं इन महिलाओं को आगे करके उन कुछ पुरुष जो है उसका फायदा नहीं उठा सकते क्या? देखिए, हमारे राज्य में ही है, कई मुखिया पति हैं, कई विधायक पति हैं, कई एमएलए पति हो जा रहे हैं,
मतलब जो महिलाएं बरसों से देखा जाए तो घर में रसोई और घर संभालते, बच्चे संभालते रही हैं, अचानक से उन्हें आप राजनीति में, सदन में, संसद में भेज देंगी, तो क्या वो महिलाएं उतनी सशक्त हैं बोलने के लिए? हाल फिलहाल में हमने बिहार का ही मैं उदाहरण दे देती हूँ। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, सरकार बनी थी, एनडीए की बात करूं, तो वहां पर कई महिलाएं शपथ ग्रहण समारोह में शपथ पत्र भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि उन महिलाओं को बड़े बड़े पोस्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही हैं। तो शिक्षा की कमी तो है ही है, इसके साथ में समाज में आपके इर्द गिर्द क्या माहौल चल रहा है, देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही है, पहले आपको राजनीतिक प्रशिक्षण देना होगा, तब महिलाओं को उतारना होगा। यहाँ पर कई फेमिनिस्ट महिलाएं हैं जो शायद मेरे खिलाफ हो जाएं कि मैडम आप महिला होकर महिला के खिलाफ। मैं महिला होकर महिला के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको वो मौका मिल रहा है, आप 33% अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, तो क्यों ना उस आरक्षण का हम फायदा उठाएं। स्टालिन ने एक बात बहुत अच्छी कही है, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर या सीटों के आधार पर आप ये आरक्षण मत चुनिए, शिक्षा के आधार पर देखिए कि एजुकेशन वाइज कौन सा राज्य, कहाँ की महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं, जो मुद्दों को उठा सके। सिर्फ आबादी के नाम पर उत्तर भारत की महिलाएं या उत्तर भारत के लोग जो है वो ज्यादा दिखेंगे, उन्हें ज्यादा फायदा होगा। स्टालिन ने कहा है कि ये चुनावी समय पर एक शगुफा हो सकता है केंद्र की ओर से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भैया हम पूर्ण समर्थन देते हैं, लेकिन बिना सीटों के बढ़ोतरी के। अगर आप सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ में हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, सोचने की बात है। दूसरा, बिना राज्यों को दंडित किए, यानी जैसे जैसे आप सीटों का संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे वित्तीय प्रेशर राज्यों पर बनेगा, जो राज्यों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि या तो मौजूदा ढांचे में ही इस 33% महिला आरक्षण विधेयक को आप रखिए, या फिर ये बताइए कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के पूर्व 1971 के आंकड़े के आधार पर यह देखा जा रहा है, या फिर 2021 के समय जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। पहले तो आप पारदर्शिता लाइए इस विधेयक में कि 33% आरक्षण महिलाओं को किस बेसिस पर दिया जा रहा है। क्या शिक्षा के आधार पर दिया जा रहा है, या 1971 में जो जनसंख्या नियंत्रण का बात था उसके आधार पर दिया जा रहा है, या फिर 2021 के जनगणना के बाद से जो हो रहा है उसके उसके आधार पर दिया जा रहा है। देखिए, इस पर बात करने के लिए सीधे अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से जुड़ेंगे। अशोक पांडे जी से जुड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक पांडे सर हैं। सर जोहार। जोहार। सर, राज्य में एक नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात चल रही है, लोकसभा में चर्चा भी हो रही है, कैसे देखते हैं इसे? अच्छी पहल है, सोच अच्छी है। नारी वंदन करने की इच्छा हुई है सरकार को, नारियों की वंदना हो रही है, आपको खुश होना चाहिए निशा जी। बिल्कुल सर, खुशी बहुत है, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ वाकई में इस पर खरा उतरा जाएगा, या फिर सिर्फ पॉलिटिकली अभी चुनाव है कई राज्यों में जिसको लेकर एक शगुफा छोड़ा गया है? वो देखिए, वन को खुश करने के लिए ये बात अच्छी है। कहते हैं ना, दिल को खब बहलाने को ख्याल अच्छा है। ये ख्याल तो अच्छा है, महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको और सत्ता में भागीदारी दी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इसका भविष्य बहुत साफ नहीं दिख रहा है, और सरकार भी लोगों को अंधेरे में शायद रख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के ऐसे बुनियादी कानून में बदलाव के लिए संसद में पहले सरकार को 2/3 बहुमत दिखाना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है, इसकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो उपस्थिति है वो 2/3 के आसपास नहीं है। तो 2/3 बहुमत इनको हासिल करने के लिए विरोधी पक्ष के साथ मिलके, सबको साथ लेके, जैसे कहते हैं ना मोदी, सबका साथ सबका विकास जी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस बिल में सबका साथ सबका विकास तो अलग है, सबका हिसाब पहले हो जा रहा है। अब मैं बताऊं, महिला बिल पर जो बात चल रही है, महिलाओं को जगह दो, महिलाओं को आरक्षण दो, महिलाओं को एक स्थान दो, ये बात चल रही है। आधी आबादी के बूते ही अब तक सारी सरकारें जहां जहां भी चुनाव हुए हैं रिसेंट पास्ट में, हर जगह महिलाओं के सहारे ही लोग अपनी चुनावी बैतरणी पार करते रहे हैं। मुझे लगता है कि बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव भी भाजपा खुद की नैया डूबने से बचाने के लिए महिलाओं के नाम का सहारा ले रही है। अन्यथा सरकार के पास वो बहुमत नहीं है जिसके बूते वो
इस नारी वंदन अधिनियम को लागू करा पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने नारी सशक्तिकरण के साथ साथ डिलिमिटेशन को भी जोड़ दिया है, जबकि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। परिसीमन अलग बात है, महिलाओं को सशक्तिकरण देना ये अलग बात है। अगर इन्हें महिलाओं को सचमुच सम्मानित करना था, उनका वंदन करना था, तो इनके पास आज भी संसद में 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों का ही अगर 33% ईमानदारी से महिलाओं को आरक्षित कर दें तो 543 सीट्स में 179 सीट्स कम से कम महिलाओं की हो जाएंगी। 179 सीट, ये 179 सीट ही कम से कम कर दें महिलाओं के लिए फिलहाल। उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनाएं, उस आयोग में कांग्रेस से लेके तमाम जितने विरोधी दल के लोग शामिल हैं उन तमाम लोगों को लेके परिसीमन का काम करें। फिर उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी वो बात की चीजें हैं जी। लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ परिसीमन को जोड़ दे रहे हैं। महिलाओं के कंधे पर रखकर इस बार भी भाजपा बंगाल और तमिलनाडु जीतना चाह रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक यही बात। देखिए सर, अभी अगर देखा जाए तो झारखंड के जो सीएम हेमंत सोरेन और एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के हैं, इन दोनों ने महिलाओं को आरक्षण देने पर तो पूर्ण सहमति दिखाई है, लेकिन लोकसभा सीट को बढ़ाने की जो सहमति चाहिए वहां जाकर रुक जा रहे हैं। उनका कहना है, एम.के. स्टालिन का कहना है कि पुराने ढांचे में जो आपने कहा कि 543 में ही फिट कीजिए ये 33%, और नहीं तो जो फिनेंशियल बर्डन है वो राज्यों पर बढ़ेगा। निष्ठा जी, एक बात आप जान लो कि इस समाज को महिलाओं की जरूरत पड़ती है, घर को भी जरूरत पड़ती है महिलाओं की, इसलिए उनको आधी आबादी ही कहा जाता है। महिला माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, सब कुछ है। तो महिलाओं के सहारे, बिना महिलाओं के सहारे समाज चलने वाला नहीं है। और रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि जितने भी चुनाव हुए हैं वो महिलाओं के बूते ही लोग जीतने में कामयाब रहे हैं, इसलिए महिलाओं का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ईमानदारी से, अब चाहे हेमंत जी हो, चाहे स्टालिन जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो जी हो, महिलाओं का कोई विरोध नहीं करेगा। ऊपर ऊपर तमाम लोग समर्थन ही करेंगे, लेकिन सच यही है कि उनसे भी कहा जाए कि 543 में से 179 सीटें आप काट दें महिलाओं के लिए तो इस पर कोई सहमत नहीं होगा, कोई सहमत नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ एक शगुफा है, एक झुनझुना है। तो देखा आप लोगों ने, अमूमन देखा जाए तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी यही कहा है कि जब जब चुनाव आता है तो चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए महिलाओं की जरूरत पड़ती है। चाहे बिहार में 10,000 की बात रही हो, या फिर राज्य झारखंड की बात करें तो 2,500 मैया योजना की बात रही हो, या फिर बंगाल में 1,500 रुपए लक्की भंडार रहा हो, महिलाएं ही खड़ी होती रही और महिलाओं को ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि 33% आरक्षण के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत है, जो फिलहाल केंद्र के पास नहीं है, सत्ता दल के पास नहीं है। अब विपक्ष कितना समर्थन करता है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन कई पार्टियों के जो आला कमान है, जो मुखिया हैं, चाहे वो स्टालिन रहे हो चाहे हेमंत सोरेन रहे हो, महिलाओं को समर्थन देने में तो सबने हाँ कहा है। लेकिन लोकसभा सीटों को बढ़ोतरी को लेकर सबने एक ही कहा है कि भाई पहले से ही इतनी सारी सीटें हैं और बढ़ाकर क्या होगा। और स्टालिन ने तो यहां तक कहा है कि भाई जो मौजूदा ढांचा है यानी 543 जो सीटें हैं उसमें ही महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, ना कि और सीटें बढ़ाइए, नहीं तो जो राज्य सरकार है उस पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। तो जरूरी हो गया है कि फिलहाल 29 तारीख को और 23 तारीख को बंगाल में चुनाव है और 4 को रिजल्ट है। इसके बाद समझ में आएगा कि क्या वास्तव में मोदी सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण चाह रही है, या फिर सिर्फ चुनाव के पहले पहले, वोटिंग से पहले पहले ये आखिरी दांव खेलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं को आरक्षण से पहले देखिए, भारतवर्ष में हजारों या लाखों रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। झांसी की रानी सदियों में एक बार पैदा होती है। महिलाएं, आज कई महिलाएं बोलेंगी कि महिला होकर महिलाओं को आप कटाक्ष कर रही हैं। महिलाओं को आप पहले राजनीतिक प्रशिक्षण दीजिए। आज के दौर में कई महिलाएं हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव है, अच्छी हैं। हमारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं,
अग्नि कन्या है। आज भी मोदी सरकार को एड़ी हाथ चोटी का जोर लगाना पड़ रहा बंगाल में जीतने के लिए। तो क्या ममता बनर्जी हजार थोड़ी है, एक ही है, लेकिन उनका मोटिव रहा है शुरू से, राजनीति में दिलचस्पी रही है। कई महिलाएं हैं घर में जो घर देखती हैं, बच्चे संभालती हैं, वो राजनीति में अगर आती हैं, निकल कर आती हैं, तो उन्हें पहले वो सीखना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। नहीं तो वही होगा कि बिहार में सीएम तो बन गई थी, लेकिन चला कोई और रहा था पीछे से। तो इस बार भी 33% तो मिल जाएगा अगर कोशिश की जाए तो, अगर विपक्षी पार्टियों का समर्थन रहा तो, लेकिन चलाएगा पीछे बैठा हुआ कोई ना कोई पति ही, महिलाएं नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार।